So viewers, as we were doing practice work, in that regard, today we are also going to perform the practice. And in today's session, you will see the questions from preposition. Some of the questions are filling the blanks using the linking words. And finally, I have selected some questions to use suitable for verbs from the brackets. It totally depends, like subject verb agreement. So there are three categories, no doubt, but each and every category we will see the sentence which you have already studied in different chapters, in different videos. Now we are interested to do the preposition first. Questions are before you. 10 questions are visible. You have to put the correct preposition as per the words required. Afterwards, I will scroll it up and you try to find out how many questions are going to have the correction marks in a positive way. So let us start the session. The first one. Temperance and employment are conducive. कंड्यूसिव आपका एडजेक्टिव है. शब्दों को पहचानना बहुत जरूरी होगा. शब्द को यदि नहीं पहचान पाएंगे तो दिक्कत हो जाएंगी. कंड्यूसिव हमारा एडजेक्टिव है. इसका अर्थ हो जाता है हेल्पफुल. इसका अर्थ हो जाता है हेल्पफुल. टेम्परेंस मीन्स हो जाता है सेल्फ कंट्रोल. कंड्यूसिव हमेशा एडजेक्टिव होने के नाते ये टू को बर्दाश्त करता है. इसलिए मस्तिष्क में रख लें कि कंड्यूसिव टू टेम्परेंस एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंड्यूसिव टू हेल्थ. कंड्यूसिव मीन्स हेल्पफुल. द पेन इज कंड्यूसिव टू राइट ऑन द पेपर. Good health is conducive to happiness. You can frame as many sentences as you can. See the second one. We should rely. Rely यहां पर आपका verb है और rely means होता है भरोसा करना. भरोसा करना. अगर rely को हम noun बना दें तो ये हो जाएगा रिलायंस. इस नाम से एक कंपनी भी रन कर रही है, रिलायंस. तो रिलायंस इज द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब रिलाई एंड रिलाई मीन्स भरोसा करना, विश्वास करना. और ये हमेशा एक ही प्रीपोजिशन को लेता है और वह है ऑन. वी शुड रिलाई ऑन आवर ओन एफर्ट्स. हम लोगों को अपने प्रयत्नों पर, एफर्ट्स मीन्स कोशिश, प्रयत्न, हम लोगों को अपने प्रयत्नों पर भरोसा करना चाहिए. थर्ड को देखें. ही इज मैरिड. मैरिड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मैरिड. अगर इसको हम वर्ब करें तो ये हो जाएगा मैरी. मैरी मीन्स होता है शादी करना, विवाह करना. अगर मैरी को हम नाउन बनाएं तो ये हो जाता है मैरिज. लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैरी वर्ब रहे तो टू का प्रयोग करेंगे और मैरिज नाउन रहे तो हम लोग को विथ का प्रयोग करना चाहिए. इसलिए यहां पर ही इज मैरिड है तो इसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वह टू होगा. चीजों को समझते हुए मेरी पूरी कोशिश है कि जितना हो सके मैं हर शब्द को ऑपरेट कर दूं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना आए. डिफिशिएंट. डिफिशिएंट आपका एडजेक्टिव है. इसका अर्थ होता है कमी. और अगर इसको हम कर दें डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, तो यह बन जाता है नाउन.
इसका भी अर्थ कमी ही होता है। तो डिफिशियंट, ही इज डिफिशियंट, या डिफिशियंसी तो नाउन है, डिफिशियंट एडजेक्टिव के साथ हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिफिशियंट ऑलवेज बियर इन, ही इज डिफिशियंट इन कॉमन सेंस, उसके पास कॉमन सेंस की कमी है। अगला देखिए, ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, एलिजिबल आपका एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है योग्य। अगर इसको नाउन बना दे आप तो नाउन होगा एलिजिबिलिटी और अर्थ हो जाएगा योग्यता। लेकिन यहां पर एलिजिबल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो इसके लिए कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन होगा? तो एलिजिबल हमेशा बर्दाश्त करता है फॉर को। ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, इस पद के लिए सिर्फ स्नातक ही योग्य हैं, कुछ इस तरह का अर्थ मिल रहा है। ही इज नॉट आस्म्ड, आस्म्ड यहां पर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है और आस्मिन्स होता है लज्जित महसूस करना, लज्जा महसूस करना, लज्जा महसूस करना। अब ये आस्म्ड, ही इज नॉट आस्म्ड हिज नेबर, यानी उसके पास शर्म लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है और आस्म्ड हमेशा बर्दाश्त करता है ऑफ। ये प्रीपोजिशन है जो नाउन के साथ अलग, वर्ब के साथ अलग, एडजेक्टिव के साथ अलग जो हम प्रयोग करते हैं, इसे समझा कम जाता है और इसे मस्तिष्क में डायरेक्ट रख लिया जाता है। और जब आप इन शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में लिखने और बोलने में करेंगे तो एक आदत सी डेवलप कर जाती है। यदि आप लिखने और बोलने का काम लगातार कर रहे हैं, आदत तो बनाना पड़ेगा बोलने का, लिखने का, इन शब्दों को इस्तेमाल करने का। मैं वैसे शब्दों को सेलेक्ट किया हूं जो प्रतिदिन हम लोगों के बीच में बोली जाती है और लिखी जाती है। आगे चले, आई एम नॉट इनवियस, इनवियस भी आपका एडजेक्टिव है और इसका अर्थ हो जाता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या से भरा हुआ। जीलस की तरह का शब्द है, इनवियस, जीलस एक ही तरह के शब्द हैं। तो आई एम नॉट इनवियस ऑफ, यदि आप जीलस का इस्तेमाल करते हैं, जीलस, जीलस का अर्थ भी ईर्ष्यालु ही होता है, तो इसके साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ ही होगा। आई एम नॉट इनवियस ऑफ हिज सक्सेस, मैं उसकी सफलता पर ईर्ष्यालु नहीं हूं, मुझे ईर्ष्या नहीं है। अल्कोहल इज इंजूरियस, अल्कोहल इज इंजूरियस, इंजूरियस का अर्थ होता है हानिकारक, हानिकारक। इसका एक दूसरा वर्ड भी आप सीख सकते हैं, डिट्रीमेंटल, डिट्रीमेंटल, डिट्रीमेंटल मीन्स भी हानिकारक, इंजूरियस मीन्स भी हानिकारक, परनीसस मीन्स भी हानिकारक। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड्स को अपने मस्तिष्क में अटा रखे हैं, और आपके पास जितना वर्ड्स होगा उतना ही आप धनी होंगे बोलने और लिखने में। इंजूरियस हमेशा बर्दाश्त करता है टू को, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगले शब्द को देखें, प्रोफिशिएंट, जिस शब्द के अंत में टी लगा हुआ रहता, टी अंतिम अक्षर टी होता है, वह आमतौर पर, टी हमारा सफिक्स है, आमतौर पर वह शब्द हमारा एडजेक्टिव होता है। और जिस शब्द के अंत में सीई आ जाता है वह शब्द हमारा नाउन हो जाता है। टी आने पर एडजेक्टिव हो जाता और सीई होने पर नाउन बन जाता है। जैसे एब्सेंट एडजेक्टिव है लेकिन एब्सेंस नाउन है। एब्सेंट टी है अंत में, एडजेक्टिव है। एब्सेंस नाउन है। इनोसेंट, इनोसेंट अंत में टी है, निर्दोष एडजेक्टिव है। इनोसेंस सी है अंत में, नाउन है।
इस तरह की चीजों को मैं आगे प्रैक्टिस में आपको दूंगा, सफिक्स और प्रीफिक्स के माध्यम से कैसे हम नाउन, कैसे एडजेक्टिव को पहचानते हैं। तो ही इज प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का अर्थ होता है निपुण, निपुण, परफेक्ट। ही इज प्रोफिशिएंट एडजेक्टिव है, और ये प्रोफिशिएंट हमेशा बर्दाश्त करता है इनको। ही इज प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में निपुण है। ही इज प्रोफिशिएंट इन डांसिंग, वह नृत्य में निपुण है। ही इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी को बोलने में निपुण है। आप जहां जी चाहे उनका प्रयोग करें, शब्दों को सिर्फ पकड़कर मस्तिष्क में रख लें और इनका यूज करें अपने जीवन में। इन्हें लिखें अपनी कॉपी पर। जितनी बार आप लिखेंगे, जितना बार आप इसे बोलने का प्रयास करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा और आप एक अच्छे स्पीकर और राइटर बन सकेंगे। आगे देखें, इवन द एनिमीज एडमिट दैट ही इज इंडाउड। इंडाउड का अर्थ होता है प्रोवाइड करना, देना। प्रोवाइड या गिव, देने का सेंस देता है, और ये हमेशा बर्दाश्त करता है विथ। ये इंडाउड यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इंडाउ, इंडाउड, इंडाउड। तो ये 10 सवाल थे आपके प्रीपोजिशन से, जिसको समझा कम जाता है, बल्कि एक बार देखने के बाद इस तरह से मस्तिष्क में रख लिया जाता है कि फिर जीवन भर हम ना भूलें। उस शब्द के साथ वही प्रीपोजिशन होगा। Now let us see and correct your answer in your copy, whatever you have written. If that is correct, no doubt that is the matter of happiness. If that is not correct, let us learn. अब आपके सामने 11 क्वेश्चंस हैं, 9 विजिबल है। आप मेरे साथ उत्तर को करते चलें, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और इसमें लिंकिंग वर्ड्स को डाल देना है। लिंकिंग वर्ड्स, कैसा शब्द को डालना है? तो लिंकिंग, लिंक मीन्स जो जोड़ दे। लिंक का मतलब होता है जोड़ना। वैसे शब्द को इस्तेमाल करें शुद्धता के साथ, ब्रैकेट में दिया हुआ है और बहुत से आप सीख चुके हैं। वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो एक सेंटेंस को अर्थ दे दे। गलत शब्दों को प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस अर्थपूर्ण ना होकर अर्थहीन हो जाएगा और निसंदेह आप सीख नहीं पाएंगे। ध्यान रहे, लिंकिंग वर्ड्स वह शब्द जो 2 सेंटेंस को या 2 वर्ड को जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। आपने रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव एडवर्ब में, कुछ एडवर्ब के चैप्टर्स में इन सारी चीजों को देखा, सुना और सीखा है। भर में भी कुछ बातों को सुनने और सीखने का मौका आपको मिला है। उम्मीद है आप बिल्कुल सही करेंगे। प्रत्येक सेंटेंस को सीख रहे हैं। एक सेंटेंस अगर पैटर्न के रूप में सही जा रही है, उसके आधार पर आप चाहें तो 50 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, जो आपको लिखने और बोलने में सहायक साबित होगा। लेट अस डू। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन। मैं कोशिश करूंगा समझाने का भी। यहां पर नाउन आ गया और आगे में खाली जगह है। लिंकिंग वर्ड्स हमें डालना है। रिलेटिव प्रोनाउन में आपने सीखा था कि यदि ह्यूमन बीइंग आ जाए तो उसके आगे जो का अर्थ देने के लिए या जिसे का अर्थ देने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही भाषा का प्रयोग करके समझाने और सिखाने की कोशिश की थी। इट मीन्स यहां पर करेक्ट आंसर होगा हु, व्हिच और हुम गलत है। दिस इज द मैन हु वांटेड टू सी यू। यही वो आदमी है जो आपसे मिलना चाहता था। अब इसके आधार पर 50 सेंटेंस अपने से फ्रेम कर ले। आप ध्यान रखेंगे कि हु तभी आता है जब उसके पहले कोई ह्यूमन बीइंग हो। रिलेटिव प्रोनाउन में आपने सीखा है, प्रोनाउन नामक चैप्टर में आपने इसे सीखा है। दूसरा देखें, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, यह बहुत ज्यादा कठिन नहीं है जितना मैंने आशा किया था। तो जितना का सेंस दे देता है, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एज आई एक्सपेक्टेड। बाकी दोनों ऑप्शन सही नहीं है। हरी अप, हरी अप, जल्दी करो, यू विल बी लेट। हरी अप, यू विल बी लेट।
अगर आप इफ करते हैं तो क्लाउज कंप्लीट नहीं होगा, एज करते हैं तो वह भी सही नहीं होगा, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, तो यहां पर नहीं तो का सेंस देने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए हरी अप और यू विल बी लेट। एज का अर्थ हो जाता है जैसा कि, इफ का अर्थ हो जाता है यदि, और का अर्थ देते हैं या भी, और जल्दी करो नहीं तो का भी सेंस दे देता है। हरी अप और यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। दिस इज द बॉय। अब यहां पर फिर से नाउन आ गया और ह्यूमन बीइंग है। फादर इज लायर, यानी बॉय के किसी सगे संबंधी के बारे में बताया जा रहा है कि वह वकील है, प्रोफेशनली लायर है। तो जाहिर सी बात है बॉय के लिए हु हम लाते हैं, लेकिन हु का संबंध दिखलाने वाला जो शब्द है वह होता है हुज, और हु का ऑब्जेक्ट हो जाता है हु। तो हमें यहां पर संबंध को दिखलाना है। दिस इज द बॉय हुज फादर इज लायर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हुज। यही वो लड़का है जिसके पिता वकील है। अगला सेंटेंस बहुत सिंपल सा है, आइदर का प्रयोग किया गया है, और आप जानते हैं कि जब आइदर का प्रयोग होता है तो उसके आगे और आता है, और यदि और नहीं आएगा तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, जिनका प्रयोग दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के लिए होता है, तो फिर और या नॉर नहीं आएगा। लेकिन अगर सिंपल वे में आइदर और नाइदर के साथ तुरंत ऑफ नहीं आया तो उसके आगे फिर आइदर होगा तो और आएगा, नाइदर होगा तो नॉर आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यू कैन आइदर स्टे और कम विथ मी। यू कैन आइदर स्टे और कम विथ मी, आप यहां पर या तो ठहर सकते हो या मेरे साथ आप चल सकते हो, कुछ इस तरह का भाव है। अगला देखिए, वी हैव नो मनी वी कांट बाई इट, क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं है हम लोग इसे नहीं खरीद सकते। अब क्योंकि का अर्थ एक बड़ा सुंदर सा प्रीपोजिशन दे देता है, और वह है आपका सिंस। सिंस वी हैव नो मनी वी कांट बाई इट, क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं है हम लोग इसे नहीं खरीद सकते। इसे याद रखेंगे। ये एट जो है आपने एडवर्ब में सीखा था, एट का अर्थ होता है तक, और इसका प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट। लेकिन वही सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो तो हम एट का प्रयोग नहीं करते, हम स्टिल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको याद होगा। नॉर आप जानते हैं, नॉर का प्रयोग हम करते हैं नाइदर के साथ, नाइदर नॉर, ये उसके साथ पेयर में चलता है। अगले क्वेश्चन को देखें, टेक द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। टेक द बुक, अब ये बुक ह्यूमन बींग्स नहीं है, लाइफलेस थिंग्स है, और रिलेटिव प्रोनाउन में ही आपने सीखा था कि लाइफलेस थिंग को दिखलाने के लिए या जो या जिसे का अर्थ देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विच का। टेक द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल, किताब को ले लो जो टेबल पर पड़ा हुआ है। इट्स क्वाइट सिंपल। यदि आपने पहले से चैप्टर्स को जो पढ़ा आपने, जो सीखा आपने वीडियो के माध्यम से, अगर वो आपके मस्तिष्क में है तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे साथ बेहतर कर रहे होंगे, और यदि मस्तिष्क में नहीं होगा तो गलतियां होंगी। और मस्तिष्क में रखने की बात को ही हम शिक्षा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन को प्राप्त किया जाता है, ये मांगा नहीं जाता, प्राप्त किया जाता है, इस पर अधिकार बनाया जाता है, और ये अधिकार और प्राप्त करने की दशा सिर्फ और सिर्फ मेहनत से होती है, जिसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता। आगे चले, 11 नंबर क्वेश्चन तक है, हम लोगों ने 7 नंबर तक कर लिया है। आई डोंट केयर ये स्टेज और गोअर्स, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा कोई ध्यान नहीं है, चाहे वो रहे या जाए। इस तरह का सेंटेंस आप बोलते हैं अक्सर। तो आई डोंट केयर ही स्टेज और गो, व्हाट बिल्कुल नहीं होगा। विच कोई लाइफलेस थिंग तो आया नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन में सेंटेंस को जोड़े।
तो ये वेदर बड़ा शानदार है। आई डोंट केयर वेदर ही स्टेज और गोस, मुझे कोई परवाह नहीं है चाहे वो ठहरे या जाए। अगला सेंटेंस को देखें, इज मेडिसिन फॉर यू इज पॉइजन फॉर मी। बहुत सिंपल, इसको आपने सीखा हो था रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन में वैसी स्थिति में जब हमारे पास नाउन तो हो लेकिन अननोन नाउन हो, उस नाउन के लिए हम लोग को व्हाट का प्रयोग करना पड़ता है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन में अननोन नाउन के बारे में चर्चा की जाए तो ऐसी स्थिति में हमें व्हाट का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहां पर वेदर सुटेबल नहीं है, हुज भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि यह संबंध को दिखलाता है। तुम्हारा सुटेबल क्या है? व्हाट। यह अर्थ दे देता है जो का। व्हाट इज मेडिसिन फॉर यू, जो तुम्हारे लिए दवा है, इज पॉइजन फॉर मी, मेरे लिए जहर है। व्हाट यू से आई डोंट बिलीव, जो आप कहते हो मैं विश्वास नहीं करता हूं। व्हाट इज बुक फॉर यू इज एन इपिक फॉर मी, जो आपके लिए किताब है मेरे लिए वो ग्रंथ है। यू कैन फ्रेम एज मेनी सेंटेंस एज यू कैन। आप लोग अपनी सही और गलती को काउंट करते चलेंगे। अगला सेंटेंस देखें, डू इट नाउ। डू इट नाउ, क्योंकि सेंटेंस वर्ब से शुरू है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं हम सिर्फ इस बात से कि उसकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है। हर सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको मैंने टिप्स दिया है। मेन वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होगा उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जो सेंटेंस में से शुरू होता है और अंत होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो जाता है उसे हम असर्टिव कहते हैं। और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए 4 तरीके हैं, चारों को आपने सीखा है। उन चारों से यदि शुरुआत होती है सेंटेंस तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव को पहचानना इसलिए भी आसान है क्योंकि सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन होती है। अगला देखिए, डू इट नाउ इंपरेटिव सेंटेंस है, इसे तुरंत करो। यू फॉरगेट, तो क्या हो जाएगा? इसे तुरंत करो। हाउ, वेयर, बिफोर। डू इट नाउ, इसे तुरंत करो। बिफोर यू फॉरगेट, भूलने से पहले इसे कर लो। इट मीन्स हाउ और वेयर हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिफोर। डू इट नाउ बिफोर यू फॉरगेट। आप एक एक सेंटेंस को सीख रहे हैं, एक एक सेंटेंस पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 50-100 फ्रेम अपनी कल्पना से बना दें। मैं बार बार इस बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जितने भी नंबर में आप सेंटेंस देख रहे हैं, प्रत्येक सेंटेंस पर आप अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी समझदारी से सेंटेंस फ्रेम करें। और यदि आपकी आदत हो गई सेंटेंस को फ्रेम करने की, सीखने के बाद नए नए सेंटेंस फ्रेम करने की, सीखने के बाद फिर से नए सेंटेंस फ्रेम करने की, तो बिलीव मी 2-4 महीना काफी होगा एक अच्छा राइटर और स्पीकर बनने में। जरूरत है थोड़ी सी इंटरेस्ट के साथ मेहनत करने की। आगे देखें, संडे इज द डे। संडे इज द डे, संडे ही वह दिन है। आई एम लीस्ट बिजी। संडे ही वह दिन है जिस दिन मैं कम से कम, लीस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, कम से कम बिजी रहता हूं। संडे इज द डे व्हेन रिलेटिव एडवर्ब। आई एम लीस्ट बिजी, संडे ही वह दिन है जब मैं सबसे कम बिजी होता हूं। और आपको याद होगा व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये 4 शब्द एडवर्ब के नाम से जाने जाते हैं। ये सब हमारे एडवर्ब्स हैं। इस बात को मैंने अनेकों बार आपके साथ शेयर किया है। तो ये 11 सवाल में आपके कितने ऑप्शन सही हुए? अगर सभी सही हुए तो पीठ थपथपाने की जरूरत है, और अगर गलती हुई है तो उसे फिर से इंप्रूव करने की जरूरत है। आगे चलें। आगे एक बड़ा सुंदर सा टॉपिक आ रहा है, गौर कीजिएगा। ये
आपको 10 क्वेश्चंस विजिबल हैं, ब्रैकेट में मैं दे रखा हूं, ऑप्शंस भी सब कुछ सामने है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक सामान्य सी सिद्धांत है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो क्रिया भी प्लूरल होगी। और बहुत बार छात्रों को यह पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, वो परेशान हो जाते हैं। सब्जेक्ट सिर्फ एक ही शब्द का नहीं होता। जिस तरीके से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, आई एम गोइंग, ही इज प्लेइंग, यानी ही, आई, यू, वी, कोई नाम, इसी को सब्जेक्ट मानते हैं। सब्जेक्ट लंबे भी हो सकते हैं जिसमें 4-6 शब्द हो, और वह सब्जेक्ट जो होता है जो प्रीपोजिशन की सहायता से आगे जोड़ा जाता है वो बड़ा आनंददायक होता है और सीखने की जरूरत है। सब्जेक्ट लंबा है तो परेशान होने की बात नहीं है, हाँ सब्जेक्ट को समझने की बात है, नियमावली को दिमाग में रखने की बात है। आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहें तो 2 लाइन का लंबा बना सकते हैं, यह आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। और लंबे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का निर्माण करने में प्रीपोजिशन अहम भूमिका निभाती है। प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आज वो सारी चीजें डिस्कशन में आपके साथ में शेयर करूंगा, गौर कीजिएगा। और जो नियम आपको लगे कि मैं नहीं जानता हूं, उसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि दोबारा जब उसे पलट करके देखें तो आपको याद रहे कि इस तरह के पैटर्न में इस तरह की नियमावली चलती है, उसे याद रखना पड़ेगा। और ध्यान दें, ये नियमावली बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं जिसको मस्तिष्क में रखना है। गौर करें, 10 सेंटेंस विजिबल है, सभी छात्र अपना करना प्रारंभ कर दें। मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूं पहले से। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, इतना बड़ा सब्जेक्ट है आपके पास, और सवाल उठता है कि किसके अनुसार क्रिया होगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई 2 नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाए, जैसे ये प्रीपोजिशन देख रहे हैं ऑफ, यदि कोई नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन से जुड़ जाए, चाहे वो कोई भी प्रीपोजिशन हो, ऑफ हो, इन हो, विथ हो, बाय हो, कोई भी प्रीपोजिशन, यदि कोई नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो क्रिया प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द होती है उसके अनुसार होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब 2 नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाए तो क्रिया प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द होता है उसके अनुसार होता है। यदि वह शब्द सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और यदि वह शब्द प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। अब जरा देखें, कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, ऑफ के पहले कौन सा शब्द है, तो ऑफ के पहले है आपका कॉस्ट। कॉस्ट कैसा है, तो देखने से लग रहा सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। और यहां हमें लिखना चाहिए हैज। अगर आप हैव लिखते हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी। उम्मीद है आपको यह पॉइंट याद हो गया, और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आप आराम से कर सकेंगे। अगले सेंटेंस को देखें, देयर। ये देयर बेसिकली एडवर्ब है, लेकिन यह सब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग किया जाता है। कब सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं, जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो। ध्यान रखिएगा, जैसे एक राजा था। अब इस वाक्य में एक राजा था, इस वाक्य में अगर गौर से देखा जाए तो किसी राजा के होने की बात कही जा रही है, सब्जेक्ट नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो वर्क करे, कार्य को करे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लिखना चाहिए, देयर वाज ए किंग।
ध्यान ये रखिएगा, देयर को लाया इसलिए क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था, और इसके बाद वाज जो आया वो इसलिए आया कि उसके आगे किंग है, यानी वाज का प्रयोग किंग के अनुसार हुआ। देयर के साथ एक विशेषता है कि देयर के बाद जो आने वाला नाउन है उसके अनुसार क्रिया होती है। देयर के बाद आने वाला नाउन यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर क्रिया होगी, और अगर प्लूरल है देयर के बाद कोई नाउन तो वह प्लूरल क्रिया होगी। अगर आप कहते हैं लड़के लड़के थे, एक छोटा सा वाक्य मैंने लिया है, लड़के थे, तो हमें क्या कहना चाहिए? देयर वेयर बॉयज। ये वेयर किसके अनुसार हुआ? तो बॉयज के अनुसार हुआ। यहां पर वाज किसके अनुसार हुआ? तो किंग के अनुसार हुआ। यानी देयर एक ऐसा शब्द है जिसके आगे जो नाउन आएगा उसके अनुसार क्रिया होगी। अगर देयर के आगे सिंगुलर नाउन आया है तो सिंगुलर वर्ब, और यदि देयर के आगे प्लूरल नाउन आया है तो प्लूरल वर्ब। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं सारे क्यों को क्लियर करता चल रहा हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट्स पैदा ना हो। अब जरा देखें देयर, हम आगे के मुताबिक मेनी ऑब्जेक्शंस, मेनी ऑब्जेक्शंस, देखिए कि लग रहा है कि प्लूरल है, मेनी ऑब्जेक्शंस, मेनी ऑब्जेक्शंस। तो इसमें देखें प्लूरल कौन है? ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल है। इट मीन्स देयर आर मेनी ऑब्जेक्शंस टू द प्लान। तीसरे नंबर पे चलें और समझते हुए प्रयास करेंगे, सोच समझ करके करेंगे। यहां पर बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि नियमों को दिमाग में नहीं रख पाते, और जब दिमाग में नियम नहीं रहेगा तो निश्चित गलतियां होंगी। शिक्षक आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं समझ सकता हूं। आगे देखें, ए गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन। सबसे पहले तो आप ये पहचाने कितना आदमी है। ए गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, आपको मैं ये सिखाया था जब आप पर्सनल प्रोनाउन को सीख रहे थे। सबसे पहले पहचाने कितना आदमी है। ए गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन। आप बोलेंगे सर देखने से तो लग रहा है एक अच्छा आदमी और एक उपयोगी नागरिक। दो आदमी है सर, आपको लगेगा ऐसा कि दो आदमी है। सच्चाई यह है कि एक आदमी है। सच्चाई यह है कि एक आदमी है। आप पूछेंगे सर आपने कैसे पहचाना? मैंने इसलिए पहचाना कि यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, आपको याद होगा आर्टिकल एडजेक्टिव कहलाता है। ए एक आर्टिकल लगा हुआ है, एक आर्टिकल यहां पर ए है, लेकिन सिटीजन, यूजफुल सिटीजन के पहले आर्टिकल नहीं है। यानी ए गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, एक की बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए ए गुड मैन एंड ए यूजफुल सिटीजन, तो अब आदमी एक नहीं रहा, दो हो गया। हिज टाइपिस्ट एंड कैशियर, हिज टाइपिस्ट एंड कैशियर, कितने आदमी? एक आदमी, क्योंकि मैंने हिज एडजेक्टिव है सिर्फ एक इस्तेमाल किया। हिज हिज टाइपिंग पर्सन एंड कैशियर, हिज टाइपिंग पर्सन एंड कैशियर, एक आदमी। लेकिन अगर कहते हैं हिज टाइपिंग पर्सन एंड हिज कैशियर, तो कितने आदमी हो जाएंगे? दो। ए ब्लू पेन एंड रेड पेन, ए ब्लू पेन एंड रेड पेन, एक ही कलम है जिसमें ब्लू और रेड दोनों है। लेकिन जैसे आप कहते हैं ए ब्लू पेन एंड ए रेड पेन, तब कितने हो गए? दो। उम्मीद है आपको इन सारे एग्जाम्पल से समझ में आ चुकी होगी। अब जरा देख करके बताएं, ए गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, कितना आदमी? एक, यानी सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। हैव तो होगा नहीं, आर होगा नहीं, सब प्लूरल है, तो बस सिंपल हैज पास्ड अवे। ऐसी छोटी छोटी चीजों को मस्तिष्क में याद रखने से लिखना बोलना शुद्धता के साथ होता है, और परीक्षाओं को तोड़ना तो बड़ी आसान सा हो जाता है। आगे चले। ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन, ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन, ईच को आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, सब पहले का सीखा हुआ है। और मैं अभी अभी शेयर किया हूं कि जब भी दो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन से जुड़ जाए तो हमें क्रिया का
संपादन प्रीपोजिशन के पहले आए हुए नाउन के अनुसार करना चाहिए, यानी ईच के अनुसार होगा। और ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक, एक का मतलब सिंगुलर। इट्स क्वाइट कॉमन सेंस। तो ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स एक, एक का मतलब सिंगुलर। तो ईच हमारा ऑफ के पहले के अनुसार होना है और ईच हमारा सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब होगा। ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन हैव प्लूरल है, आर प्लूरल है, वेयर प्लूरल है, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए हैज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आनंद आ रहा होगा। आगे के भी सवाल को करने में आनंद आएंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैं जानबूझकर रिपीट भी किया हूं ताकि आपको करने में सहूलियत हो और आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। अगले सेंटेंस को देखें। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर। वाह, बहुत सुंदर सवाल। द अकाउंटेंट, गौर कीजिएगा, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, दो दो ठो एडजेक्टिव लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। कितने आदमी, एक या दो? तो आप बोलेंगे सर अब समझ में आ चुका है, एक आदमी नहीं है, दो आदमी है, यानी अकाउंटेंट अलग है, कैशियर अलग है। तो वैसी स्थिति में जब दो आदमी है तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल। तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए एब्सकॉन्डेड, यानी भाग गया। हैज सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, तो बचा क्या? यहां हो जाना चाहिए हैव। उम्मीद है आपको अच्छा भी लग रहा होगा जानने, समझने और सीखने में, और आपकी डाउट्स भी क्लियर होती जा रही होंगी। अगले सेंटेंस को देखें। ज्यूरी। ज्यूरी का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ग्रुप ऑफ जजेस यानी न्यायाधीशों का एक समूह, न्यायाधीशों का एक समूह। अब जरा देखें, समूह तो है लेकिन सेंटेंस में अर्थ क्या कह रहा? द ज्यूरी, खाली जगह, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आपको याद होगा जब कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और वह पूरे समूह को दिखलाता है, तो वैसी स्थिति में प्रोनाउन जो है वह न्यूटर जेंडर होता है, यानी इट का प्रयोग करते हैं जब पूरे समूह को दिखलाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो और पूरे समूह को दिखलाए तो प्रोनाउन न्यूटर जेंडर होता है। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट की तरह हो और वह पूरे समूह को ना दिखलाकर अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग वस्तुओं के बारे में बतलाना शुरू कर दे तो प्रोनाउन प्लूरल होता है। आप देख सकते हैं यहां पे प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, यानी ज्यूरी से पूरे समूह का बोध ना होकर अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वस्तु का बोध कराया जा रहा है। तो जब अलग अलग व्यक्ति और वस्तु का बोध कराता हो तो फिर क्रिया कैसी हो जाएगी? सिंगुलर या प्लूरल? तो आपका उत्तर होगा सर तब तो फिर सिंगुलर नहीं होगी, प्लूरल हो जाएगा। हमें यहां इस्तेमाल करना होगा वेयर। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यही सेंटेंस अगर इस तरह से बोला जाए, द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन, द ज्यूरी वॉज गिविंग इट्स डिसीजन, तो यहां पर सब पूरे समूह को दिखला रहा है और प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया गया? देयर नहीं, इट। द ज्यूरी वॉज गिविंग इट्स डिसीजन। लाइन को समझिएगा, द ज्यूरी वॉज यानी पूरे समूह को दिखाया जा रहा है, इसलिए मैंने वॉज का प्रयोग किया। वॉज गिविंग इट्स वर्डिक्ट या डिसीजन, तो इट्स का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि पूरे समूह को दिखला रहा है। और जब कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाए और पूरे समूह को जब वो दिखला रहा होता है तो वैसी स्थिति में हम न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं। और जब कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग वस्तु का बोध होता है तो हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो चुकी हो। आगे देखें। द काउ एज वेल एज द हॉर्स। ये बड़ा सुंदर सा है, इस चीज को याद कर लीजिए। तीन शब्द से जोड़ते हैं, एक है एज वेल एज, दूसरा है along with, तीसरा है
टुगेदर विथ, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है के साथ। आपको जो मर्जी हो उसका इस्तेमाल करें। द काउ एज वेल एज द हॉर्स, द काउ along with the horse, the cow together with the horse, एक ही बात है, साथ का अर्थ देता है। और अगर ये तीनों शब्द रहे तो क्रिया एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो, along with से जुड़ा हुआ हो, together with से जुड़ा हुआ हो, क्रिया जो है उसके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है। अगर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो एज वेल एज के पहले वाला, टुगेदर विद के पहले जुड़ा हुआ है तो टुगेदर विद के पहले वाला, along with से जुड़ा हुआ है तो along with के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, नाउन के अनुसार, प्रोनाउन के अनुसार क्रिया होगी। तो द काउ हमारा सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ग्रेजेज प्लूरल है, ग्रेजिंग होगा नहीं, बाकी ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्रेजेस। ग्रेज तो होगा नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, आपको याद होगा, ग्रेजेस। अगला देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ्स, सब्जेक्ट को पहचाने। सब्जेक्ट में ऑफ आया हुआ है, प्रीपोजिशन। अब आपका ब्रेन तो खुद अपने आप चलना चाहिए, ऑफ के पहले वाले के अनुसार होगा, तो ऑफ के पहले फॉर्मेशन है, ये सिंगुलर है, फॉर्मेशन सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब होगा, तो इसमें आर और वेयर तो होगा नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट या हैज वेरी इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है हैज भी करेक्ट नहीं है, इसलिए हमें इस्तेमाल करना होगा इट्स। अगला देखें, नाइदर फूड नॉर वाटर। अब एक बात को याद कीजिएगा, ये नाइदर नॉर ये बड़ा पेयर में चलता है। अगर नाइदर किए हैं तो आगे में नॉर आएगा, आइदर किए हैं तो आगे में और आएगा। ध्यान ये देना है, इन दोनों के साथ अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो छात्र तैयारी करते हैं परीक्षाओं की, कंपटीशन की, एक आध दो सवाल नाइदर नॉर या आइदर और से आ ही जाता है। और इसको याद करना बड़ा आसान है, इसलिए आसान है कि जब भी नाइदर नॉर और आइदर और से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाए तो क्रिया जो है नॉर के बाद या और के बाद जो सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके अनुसार होगी। नॉर के बाद यदि और या नॉर के बाद यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। बहुत सिंपल, खाली याद रखें। आइदर और नाइदर नॉर के साथ विशेषता यह है कि क्रिया और या नॉर के बाद जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार क्रिया लगाई जाएगी। अगर नॉर या और के बाद सिंगुलर है नाउन या प्रोनाउन तो सिंगुलर वर्ब, और यदि और या नॉर के बाद प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब जरा देखें, नाइदर फूड नॉर वाटर, क्रिया किसके मुताबिक होगी, तो वाटर के मुताबिक होगी। फूड के मुताबिक नहीं, वाटर के मुताबिक होगी। तो नाइदर फूड नॉर वाटर, नॉर वाटर, अभी वाटर सिंगुलर है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करें, वेयर आएगा नहीं आएगा, आर आएगा नहीं आएगा, एम आएगा नहीं, तो स्पेशल है, आई के साथ ही इस्तेमाल होता है। तो बचा क्या हम लोग के पास, was। ऑल पॉसिबल मीन्स, ऑल पॉसिबल मीन्स, ऑल पॉसिबल मीन्स यानी सारी तरह की कोशिशें, मीन्स साधन होता है, सारी तरह की कोशिशें, यानी कोई एक नहीं, जितने भी तरीके का कोशिश होता है वो सारा चीज, सारे प्रकार के साधन। तो सिंगुलर या प्लूरल, ये देखने से लग रहा है कि सर प्लूरल है। तो ऑल पॉसिबल मीन्स है, सिंगुलर है, इज सिंगुलर, आर भी है, आर प्लूरल से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आगे में बिन देख रहे हैं आप, ये पैसिव फॉर्म में है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड। जितने भी साधन थे, संभव होने वाले साधन थे, सबको ट्राई किया गया। पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। अगला देखिए, ए ग्रुप ऑफ, एक शब्द इसे याद कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप याद कर लेते हैं तो। चलिए अब समाप्ति की तरफ है, थोड़े से सेंटेंस और बच रहे हैं। एक शब्द है ए नंबर ऑफ, और दूसरा शब्द है द नंबर ऑफ। दोनों का अर्थ एक ही होता है, बहुत। ये आप एडजेक्टिव में सीख चुके हैं।
लेकिन ध्यान ये रखना है कि ए नंबर ऑफ के बाद जो क्रिया होगी वो प्लूरल होगा और द नंबर ऑफ के बाद जो क्रिया होगी वो सिंगुलर होगा। इसे याद कर रखने की जरूरत है। ए नंबर ऑफ रहेगा तो क्रिया प्लूरल और द नंबर ऑफ रहेगा तो क्रिया सिंगुलर। एकदम याद कर लीजिए। आगे कुछ सेंटेंस आ सकते हैं, अचानक मुझे याद आया, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं। ए ग्रुप ऑफ पीपल, अब जरा देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप से लग रहा है कि ढेर सारे लोग होंगे, या पीपल से लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन ए ग्रुप ऑफ इसे सिंगुलर माना जाए या प्लूरल माना जाए, ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं। इसलिए इसके साथ वेयर का या आर का प्रयोग नहीं करें, वाज का प्रयोग करें और वैसी स्थिति में हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ पीपल वाज स्टैंडिंग देयर। बच्चे क्या करते हैं कि पीपल के अनुसार यहां पर प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत होता है। द बुक आई गेव यू, द बुक्स, ध्यान दीजिएगा, द बुक्स आई गेव यू, तो क्रिया किसके अनुसार होनी चाहिए? आगे में होनी चाहिए बुक्स के अनुसार। बुक हमारा कैसा है? प्लूरल। रिलेटिव प्रोनाउन में आपने सीखा है इसे। द बुक्स आई गेव यू इज नहीं, एम नहीं, आर इंटरेस्टिंग। ये आर किसके अनुसार हुआ? ये बुक्स के मुताबिक। सब्जेक्ट को पहचानिए, तभी आपका एग्रीमेंट वर्ब के साथ बेहतर हो पाएगा। अगर सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाएंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो एग्रीमेंट वर्ब के साथ हम बेहतर कैसे कर सकेंगे? अगला देखिए, ही इज वन ऑफ दोज, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ दोज। वैसे भी वन ऑफ हो तो इसके आगे प्लूरल नाउन आना चाहिए, या प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। वन ऑफ मी नहीं कहते हैं, वन ऑफ अस। वन ऑफ ही नहीं कह सकते हैं, वन ऑफ देम, फाइव ऑफ देम, 100 ऑफ देम, 2 ऑफ अस, 5 ऑफ यू। आप जितना सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सब के ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा। ऑफ के बाद निश्चित है प्लूरल नाउन। यहां देखें, ऑफ के बाद प्लूरल आ गया। हम नहीं कह सकते हैं वन ऑफ द बुक, हमें कहना पड़ेगा वन ऑफ द बुक्स। हम नहीं कह सकते हैं वन ऑफ द डॉक्टर, हमें कहना पड़ेगा वन ऑफ द डॉक्टर्स। हम नहीं कह सकते वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। हमेशा प्लूरल फॉर्म। एक कॉमन एरर्स निश्चित रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब जरा देखिए, दो हमारा प्लूरल है और इसके लिए आया हो, तो ये इसके अनुसार क्रिया होगी, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके अनुसार क्रिया होगी, तो ये प्लूरल है तो क्रिया भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ढूंढे आप। ही इज वन ऑफ दोज हु एक्सेप्ट द व्यूज, तो हु डू नॉट या डज नॉट या आर नॉट। आर नॉट तो होगा नहीं, डज नॉट अगर करते हैं तो सिंगुलर हो जाएगा, डू नॉट हम करते हैं तो प्लूरल हो जाएगा। ही इज वन ऑफ दोज who do not accept the views। बातों को समझिएगा। do not क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लूरल है। does not क्या है? सिंगुलर है। और यहां पर क्रिया किसके अनुसार हुई? दोज के अनुसार हुई। दोज कैसा शब्द है? प्लूरल है, तो आगे में क्रिया कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अगले को देखिए, लेटर आफ्टर लेटर। अब ये प्रीपोजिशन से जुड़ गया, लेटर आफ्टर लेटर, तो मत समझें कि ढेर सारी लेटर, सिंगुलर ही मान। विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन वॉश्ड अवे इन द फ्लड। तो जब भी प्रीपोजिशन से जुड़े तो प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द को आप मस्तिष्क में रखिए और क्रिया का प्रयोग कर दीजिए। यानी लेटर आफ्टर लेटर, डिस्क्राइब या डिस्क्राइब्स, निश्चित सी बात है ये सिंगुलर है तो हमें कर देना चाहिए डिस्क्राइब्स। आगे देखें, द ड्राइवर रैदर देन कंडक्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, उसमें और एक और जोड़ ले, रैदर देन। अगर ये भी लगा हुआ रहे तो क्रिया इन शब्दों के पहले वाले के अनुसार होगा, यानी द ड्राइवर के अनुसार होगा, कंडक्टर के अनुसार नहीं होगा।
एज वेल एज, along with के साथ दो नाउन या प्रोनाउन जब लगा रहता है तो क्रिया along with या एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होती है उसके अनुसार होती है। यानी ड्राइवर के अनुसार होगा तो हमें लिखना पड़ेगा इज रेस्पॉन्सिबल और वेयर गलत है। अगले सेंटेंस को देखें, आई विश, काश। ये आई विश का अर्थ हो जाता है काश। काश यानी सपना देखने की बात है, वैसी चीजें, वैसी कल्पना जो निकट भविष्य में संभव होने की संभावना नहीं है। तो वैसे के लिए आप सीख रखे थे, जब आप फूड को सीख रहे थे क्लास में, तो हम सबके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए, आई विश आई वियर ए मिलियनेयर। काश मैं एक मिलियनेयर होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप जितना सेंटेंस बनाना चाहें आप फ्रेम कर सकते। मोर देन 50 बॉयज, मोर देन 50 बॉयज, ये पूरा है एक सेंटेंस। मोर देन 50 बॉयज, कितनी लड़कों की बात हो रही है, 50। तो 50 से सिंगुलर का बोध हो रहा है या प्लूरल का? जाहिर सी बात है ढेर सारे लोग हैं, प्लूरल है। तो तुम साफ साफ दिख रहा है मोर देन 50 बॉय, सीधा सीधा सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा, हैव साइंड द पिटीशन। और अंतिम 60 माइल्स, समय अवधि में यदि नंबर के माध्यम से उसको दिखाया जाता है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये माइल्स को देखकर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें कि ये प्लूरल है, इसके पहले 60 लग गया। और जब नंबर लग जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लग जाता है, तो सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाते हैं और सेंटेंस हो जाएगी 60 माइल्स इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस दीज डेज। 60 माइल्स जो है आजकल बहुत बड़ी दूरी नहीं है। ये थे सारे सवाल आज की इस प्रैक्टिस सेशन में। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा, सीखने का मौका भी मिला होगा और जो जानकारियां आपके पास पहले से उपलब्ध थी उसको भी तंदुरुस्ती मिली होगी और सीमेंटेड हुआ होगा और मजबूत हुआ होगा। यह प्रैक्टिस सेशन मैं लगातार आप लोगों के लिए लाता रहूंगा ताकि सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस you start learning and try to frame those sentences after learning as much as you can. If you want to make yourself full of strength in developing the writing skills and speaking skills. I hope this one is enough for the today's session. Thank you very much.